वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में स्पेशल साइंस के 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन, उत्पाद पुलिस और तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए शुरू से लास्ट तक। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, 50 प्रश्न साइंस का देख लेते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा। सफ़ेद पर्दे पर छाया बनती है, जो सफ़ेद पर्दे है उस पर छाया कैसी बनती है? ठीक है फ्रेंड्स, सिनेमा हॉल में भी देखे होंगे सफ़ेद पर्दा रहता है, वहाँ पर जो प्रतिबिंब छाया बनती है कैसी बनती है? तो देखिए उसमें वास्तविक बनती है ना। तो ऑप्शन नंबर वास्तविक और क्या नुकीली बनती है। देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है फ्रेंड्स, वास्तविक और बड़ी, वर्चुअल और नुकीली, वर्चुअल और बड़ी नहीं, वास्तविक और नुकीली बनती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। खोज बत्ती में 2 नंबर सवाल का, तो खोज बत्ती में जो आपका दर्पण जो जिसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स उसमें नतोदार दर्पण होते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा होता है? तो नतोदार दर्पण होता है। तो 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर है, देखिए नतोदार दर्पण कह रहा है फ्रेंड्स तो आप लोग समझ जाइएगा अवतल दर्पण हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को मॉडरेट किया जाता है। खोज बत्ती क्या कह सकते हैं? सर्च लाइट जिसको कह सकते हैं, सर्च लाइट ना, उसमें मतलब खोज बत्ती होते हैं। तो उसमें जो दर्पण होता है नतोदार होता है। तो देखिए नतोदार दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। ठीक है, उसे नतोदार दर्पण या तो क्या फ्रेंड्स अवतल दर्पण भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण। तो कहीं पे नतोदार दर्पण रहेगा, कहीं पे अवतल रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। खोज बत्ती जो सर्च लाइट होता है उसमें आपका अवतल दर्पण यानी नतोदार दर्पण ही प्रयोग होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैमे कहलाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो क्रिप्टोगैमे कहलाता है? 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये सभी है जो क्रिप्टोगैमे कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, 3 का करेक्ट आंसर बी हो गया। चौथा नंबर आपका नॉमरिकल टाइप का है ये आपका, कि गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो देखिए 4 का आपका जो फ्रेंड्स यू भी बराबर यू प्लस ए टी, ए तो सही है, ए भी सही है, और एस बराबर यू टी प्लस 1 हाफ ए टी एस को, ए भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। ठीक है, 4 का करेक्ट आंसर है जो फ्रेंड्स आपका गलत है। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल कर रहा है फ्रेंड्स आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग कितना 4400 किलोमीटर की गति से घूमती है। कितना? 4400 किलोमीटर की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, 5 नंबर सवाल का देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कक्ष पर 4400 किलोमीटर की गति से यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन देखिए कहीं कहीं पर आपका 1600 देता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1600 किलोमीटर की रफ्तार से। खैर तो बात की बात है फ्रेंड्स, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहा है उसको समझिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग कितना, तो 4400 कह रहा है या तो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। तो इसका अनुभव हम लोग को क्यों नहीं होता है? पृथ्वी तो अपनी दूरी पर घूम रही कक्ष पर। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। यही कारण है कि जो पृथ्वी घूम रही है इतना तेजी से तो हम लोग को कुछ अनुभव नहीं होता है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने कक्ष पर लगभग जानते हैं कितना, तो इसमें यहाँ इतना दिया फ्रेंड्स, लेकिन कहीं पढ़े होंगे आप, देखिए 1600 कितना, 1600 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। ठीक है, तो क्यों नहीं हमें अनुभव होता है? तो उसका जो रीजन है यही ऑप्शन नंबर बी, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या होती है? शून्य है। 6 नंबर सवाल को देखिए कि पृथ्वी तल से ऊंचाई में परिक्रमण काल, पृथ्वी तल से ऊंचाई में परिक्रमण काल और पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर हो तो ऐसा उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुल्यकालिक उपग्रह कहलाएगा। पृथ्वी तल से ऊंचाई में परिक्रमण काल और पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता है तो उसे तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर सवाल आपका है कि 2 मिनट तक किसी बिजली के बल्ब के तंतु द्वारा 2 एम्पियर की धारा
खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आवेश की मात्रा आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर जो आएगा 7 का ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। कितना आएगा? 240 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 मिनट किसी बिजली के बल्ब के तंतु द्वारा 2 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा पूछा जा रहा है ना। तो देखिए समय दिया हुआ आपका कितना फ्रेंड्स? 2 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 मिनट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मीटर प्रति सेकेंड में निकालेंगे, यानी कि कितना? 120 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 120 सेकेंड हो जाएगा। अब प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह की मात्रा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा गुने समय होता है। तो विद्युत धारा आपका कितना? 2 एम्पियर दिया हुआ है और समय कितना आ गया आपका? इतना 120 है, तो 2 से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा? 120 दूनी 240 आ जाएगा। तो यही 240 आपका पूछ रहा है क्या? आवेश ना, कूलम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु है जो बंध क्यों बनाते हैं? तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। ये देखिए सभी 10वीं कक्षा के समकक्ष के ही हैं, आपका केमिस्ट्री से है। परमाणु जो बंध क्यों बनाता है? तो स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए ही कोई भी परमाणु है जो बॉन्ड बनाता है, बंध बनाता है। ठीक है, 9 नंबर सवाल को देखिए, 40 kg वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 16 सेकेंड में 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी होगी? 9 नंबर सवाल का फ्रेंड्स देखिए, इसको जब सोल्व करिएगा तो आपका जो आएगा शक्ति वाट में आएगा ना। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा फ्रेंड्स 9 का ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। कितना? 150 वाट आएगा। ठीक है, 40 kg वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 16 सेकेंड में 6 मीटर ऊंचाई चढ़ जाती है, तो लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी होगी? तो आपका 150 वाट इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है कि एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन निम्न में से कौन है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका है जो आपका ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर सवाल को देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल कितने आवेश होते हैं? कैल्शियम फ्लोराइड पर आवेश कितने होते हैं? तो देखिए इस पर कितना होता है फ्रेंड्स, आपका 11 का करेक्ट आंसर 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम फ्लोराइड पर जो आवेश होते हैं वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, इस पर आवेश जो होता है क्या होता है? 0 होता है। 11 का करेक्ट आंसर बी हो गया फ्रेंड्स। 12 नंबर सवाल को देखें, 12 नंबर सवाल आपका है कि क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लास 3 लीवर के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रयत्न लोड और आधार के बीच में होता है। ठीक है, क्लास 3 लीवर के संबंध में कथन कौन सा सही है? तो प्रयत्न लोड और आधार के बीच होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल को देखिए, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर 13 नंबर सवाल का देखिए, यूडियोमीटर से आपका जो मापा जाता है फ्रेंड्स, आपका गैस का आयतन मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है और इम्पॉर्टेंट है। यूडियोमीटर से क्या मापा जाता है फ्रेंड्स? तो गैस का आयतन मापा जाता है, इसलिए 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अल्टीमीटर एक होता है फ्रेंड्स, उसी तरह से ये भी है। अल्टीमीटर से जैसे ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। एनेमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। आममीटर हो गया, आममीटर से विद्युत धारा। बोलोमीटर से क्या होता है? अवरक्त किरणें के मापन किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो उसी तरह से आपका जो यूडियोमीटर है, इसके द्वारा गैस का आयतन मापा जाता है। 14 नंबर सवाल को देखिए कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को मापने के लिए 14 का, तो उसके लिए फिर से क्या करता है? BMI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बडू, उसका क्या फुल फॉर्म होता है? बॉडी मास इंडेक्स, BMI, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए फ्रेंड्स, मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो BMI का। B फॉर बॉडी, M फॉर हो गया आपका क्या? मास, और I फॉर इंडेक्स। तो BMI याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। BMI से क्या होता है? तो मोटापे का मापन किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 का करेक्ट आंसर हो गया। 15 नंबर सवाल को देखिए
कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है जो किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यही है फ्रेंड्स, आपका विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन 1962 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा किया गया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन अनुसंधान इसरो है ना, इसरो, तो इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका स्थापना हुआ था आपका 15 अगस्त कितना 1969 ना, जी हाँ 1969 में इनका स्थापना हुआ था, इसरो का हुआ था। ये भी याद रखें, इसरो का स्थापना पूछा जाता है 1969 याद रखिएगा। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यही विक्रम साराभाई को कहा जाता है। 16 नंबर सवाल को देखिए कि सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है, तो 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमांक से नीचे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मैं साइंस का 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट कराते रहूँगा फ्रेंड्स, तो एग्जाम तक साइंस की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आपका फुल प्रैक्टिस सेट भी कल से मैं शुरू किया हूँ बिहार पुलिस फायर में उत्पाद पुलिस के लिए। फिर आपको अंग्रेजी का सेपरेट मैं वीडियो दूंगा फ्रेंड्स, और हिंदी का भी करवा रहा हूँ। मैथ का जो बच्चा खुचा है फ्रेंड्स, जो इसका भी नहीं कर रहा हूँ, उसका भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा जल्द ही। 16 का हो गया फ्रेंड्स। 17 नंबर सवाल को देखिए, ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। 17 का ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। 17 का करेक्ट आंसर टेरिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरिलीन का निर्माण में आपका ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर सवाल, AQI से क्या अभिप्राय है। चलिए, AQI से क्या अभिप्राय है, इसका फुल फॉर्म तरह से पूछा जा रहा है 18 का फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, याद रखिएगा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। AQI, A फॉर क्या एयर यानी कि हवा हो गया फ्रेंड्स, क्वालिटी Q फॉर क्वालिटी और E फॉर इंडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, थ्रोम्बिन 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो थ्रोम्बिन आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, ये ब्लड को थक्का जमाने में, खून को जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विटामिन के भी नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। थ्रोम्बिन मानव शरीर के खून को जमने के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पूछता है फ्रेंड्स कि कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, तो विटामिन के है जो आपका खून को जमाने में सहायक होता है। 20 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। बहुत अच्छा सवाल है भी। मस्तिष्क हम लोग का जो दिमाग होता है फ्रेंड्स, उसके सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेरेब्रम कहेंगे। सेरिबलम नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, और यह मस्तिष्क का है जो क्या होता है फ्रेंड्स, अग्र हिस्सा है। ये जो मस्तिष्क का होता है कैसा होता है, अग्र हिस्सा होता है, आगे का हिस्सा होता है। ठीक है, आगे का भाग होता है। और ये जो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग यही सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम से क्या, यह बुद्धिमत्ता हो गया, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र इसी को कहा जाता है, सेरेब्रम को। तो इतना चीज याद रखें। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो यही आपका सेरेब्रम है, जो अग्रभाग है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। चलिए 21 नंबर सवाल आपको है कि वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कने की दर क्या होती है। वयस्क में फ्रेंड्स दिल की धड़कन हम लोग कितना होता है, हार्ट बीट कितना होता है। 21 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो दिया हुआ है इसे तो हम लोग जानते हैं, वयस्कों में समान रूप से दिल की धड़कन कितना होता है, तो एवरेज दिया है ना, तो एवरेज में इसमें आ जाएगा आपका एवरेज में ये आ जाएगा। ठीक है, 60 से 120 में, 60 से लेकर के कितना 120 100 के बीच में होता है। ऐसे जनरली फ्रेंड्स हम लोग को कितना होता है, 72 होता है ना, वो 1 मिनट में कितना धड़कता है, कितना बार, 72 बार, 70 बार। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता है, 50 तो इतना कम तो होगा नहीं फ्रेंड्स, 75 ही भी एक्सेस बोल रहा है ज़्यादा, नॉर्मल ये नहीं है। 120 180 तो आपका होगा ही नहीं ये वाला, तो यही हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए, 60 से 100 के बीच होता है। 22 नंबर सवाल को देखिए, 22 नंबर सवाल आपका है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है। आरएनए में, आरएनए का फुल फॉर्म देखिए दिया हुआ है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये याद रखिएगा। तो निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है, आरएनए में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है। 22 का करेक्ट आंसर सी, थायमिन इसमें आपका नहीं होता है। मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं, चलिए फ्रेंड्स जान ले, पता है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारी जो त्वचा है फ्रेंड्स उसमें कितने परतें होती है,
तो देखिए हमारी त्वचा में कितने 3 लेयर होते हैं, याद रखिए कितने 3 लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारी जो त्वचा है फ्रेंड्स उसमें कितने लेयर होते हैं, तो 3 लेयर होते हैं, ठीक है। कितने परतें, तो 3 परतें होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। याद रखिए सभी लोग 3 लेयर। 24 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, निम्न में से कौन सी वायरल बीमारी है, ठीक है, वायरल बीमारी है कौन सा इसमें। 24 का वायरल मतलब समझ रहा है ना, जो वायरस से होता है ना, वायरल मतलब वायरस से जो विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित कौन है आपका, पोलियो दिख रहा है ना सामने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक प्लेग कुछ ये सब तो आपका होता है फ्रेंड्स बैक्टीरिया से ना, तो वायरल रोग में आपका पोलियो हो जाएगा करेक्ट आंसर। 24 का करेक्ट आंसर, और ये वायरस के द्वारा फैलता है पोलियो। अगला 25 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगर कचरा युक्त पानी को पिया जाए तो कौन सी बीमारी होगी। सिंपल है फ्रेंड्स, गंदा पानी पीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, डेफिनेटली टाइफाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स बाहर का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। होटल वगैरह में देखिए ड्राम वगैरह में जो पानी रहता है उसमें बहुत सारा कचरा फंसा रहता है, तो वो सब जो पानी बाहर के खाते हैं पीते हैं तो उसको 100% से टाइफाइड हो जाता है। और वाटर सप्लाई पानी भी है जो डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए फ्रेंड्स, उससे भी टाइफाइड हो जाता है। ये टाइफाइड हो जाता है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देखिए जाइएगा तो आपको विडाल टेस्ट लिखेगा, क्या लिखेगा, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से पता चलता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं। तो अगर कचरा युक्त यानी गंदा पानी पीजिएगा तो पहला क्या है आपको टाइफाइड 100% पकड़ ही लेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हम लोग 25 प्रश्न देखे फ्रेंड्स, 25 प्रश्न पुनः देख लेंगे तो आपका कितना 50 प्रश्न साइंस का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 25-25 का मिनी मॉक टेस्ट बना हुआ है, तो 50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो 25 अभी हम लोग ने देखा और 25 पुनः हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 25 सवाल, अब इसमें गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा। पहला से पुनः देखें, किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, जानना भी चाहिए, ठीक है। किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, डाइजेपाम, ठीक है, डाइजेपाम इसका नाम है। किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो डाइजेपाम उसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, डाइजेपाम दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। दूसरा नंबर सवाल को देखिए कि एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था। एस्पिरिन का नाम आप लोग सुने होंगे, तो एस्पिरिन का आविष्कार है जो आपका किया था हॉफमैन ने किया था। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फेलिक्स हॉफमैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एस्पिरिन का प्रयोग है जो मुख्य रूप से दर्द निवारक तथा आपका ज्वारनाशक यानी बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। एस्पिरिन का प्रयोग मुख्य रूप से इसका उपयोग है जो दर्द निवारक तथा ज्वारनाशक के रूप में करते हैं एस्पिरिन का, जिसका खोज किसने किया था, फेलिक्स हॉफमैन ने किया था। तो 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर है सवाल आपका, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है, 3 का। तो 3 का सबसे बड़ा अंग का रहा है ना, अंग का रहा है, तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, त्वचा हो जाएगा, ठीक है। मानव में सबसे बड़ा अंग कहेगा तो आपका त्वचा हो जाएगा। अभी हम लोग ने देखिए त्वचा में कितने परते होते हैं, तो 3 परते होते हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है यानी ग्लैंड कौन सा है, ठीक है, ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सा है, तो जब ग्रंथि पूछ देगा तो यकृत हो जाएगा, लेकिन अंग पूछेगा, पार्ट पूछेगा तो त्वचा हो जाएगा, ठीक है। यकृत यानी लीवर, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि क्या, लीवर ही है ना, लेकिन सबसे बड़ा अंग कहेगा तो त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल को देखिए, चौथा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ, चौथा नंबर सवाल है केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। तो केकड़ा आप लोग देखे होंगे, केकड़ा ये सब है जो आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केकड़ा है जो किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। 5वां नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वर्णधता जिसे क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हमारा शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है। चलिए अच्छा सवाल ये भी है। ये देखिए कलर ब्लाइंडनेस है जो आपका जेनेटिक रोग है, याद रखिएगा, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, थैलेसीमिया, ये सब ये जो जेनेटिक रोग है। तो कह रहा है शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण ऐसा हो जाता है, तो इसका होगा शंकु कोशिका। याद रखिए, देखिए मॉडरेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग को जो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है फ्रेंड्स, उसमें किस कोशिका में गड़बड़ होती है, तो शंकु कोशिका में गड़बड़ी के कारण है जो क्या है, आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है। यह एक आनुवंशिक रोग है, जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है, यह कैसा, यह एक आनुवंशिक रोग है। देखिए यह बीमारी महिला की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। कलर ब्लाइंडनेस है ना फ्रेंड्स, जो आपका महिला में बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन पुरुष में ज़्यादा होता है। हालांकि इस बीमारी का जो वाहक होती है, देखिए कितना कैसी बात है
कि इस बीमारी का जो वाहक होता है वो क्या होता है, महिला ही होती है। ठीक है, महिला ही है जो आपका कलर ब्लाइंडनेस की वाहक होती है। लेकिन फ्रेंड्स महिला की तुलना में पुरुषों में ये अधिक होता है, लेकिन यह एक आनुवंशिक रोग है, ये भी याद रखिएगा। तो आपका कलर ब्लाइंडनेस शंकु कोशिका में गड़बड़ी के कारण होता है। अगला सवाल देखिए आपका ये न्यूमेरिकल का है फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। कह रहा है कोई वस्तु अपने विराम इतना बाय इतना है टी बराबर इतना से चलना शुरू करती है और एक्स अक्ष के पास 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच इसका वेग परिवर्तन क्या होगा? तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 16 मीटर प्रति सेकेंड। 7वां नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है 7 नंबर सवाल आपका है 5000 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर प्रति सेकेंड से 35 मीटर प्रति सेकेंड तक त्वरित किया जाता है। इसके गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके गतिज ऊर्जा में, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए आएगा 1.5 आएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल से देखते हैं। 8 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है? चलिए तिलचट्टा का उत्सर्जन अंग इसमें पूछ रहा है 8 नंबर सवाल का। तो देखिए तिलचट्टा का जो उत्सर्जन अंग है फ्रेंड्स आपका, उसको क्या कहते हैं? माइलपिघियन ट्यूबुलस कहते हैं। ठीक है, माइलपिघियन ट्यूबुलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तिलचट्टा का क्या है? तो उत्सर्जन अंग है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक बार पुनः देख ले फ्रेंड्स, माइलपिघियन ट्यूबुलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा फ्रेंड्स कि टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? ठीक है, 9 नंबर सवाल का 9 नंबर सवाल है टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्र हो जाएगा। ठीक है, टर्टल पेट्री का आवास जो होता है वो समुद्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल को देखिए कि एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? चलिए कॉमन सेंस की बात है, एक ताज़ा अंडा है उसको नमक के पानी में डाल दीजिएगा तो क्या होगा? दिमाग लगाइए। तो देखिए वो क्या हो जाएगा आपका, तैरता है। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो डूबकर तली में चला जाता है। नहीं, डूब जाता है लेकिन तली में नहीं, तैरता है। वो तैरने लगेगा, फटेगा भी नहीं, तैरने लगता है। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर वो क्या करता है? तैरता है। देखिए अंडा का जो बाहरी आवरण है वो किससे बना होता है? तो CaCO3 से बना होता है। जो उजला सफ़ेद रहता है फ्रेंड्स, अभी ठंडे में आप लोग बहुत सा अंडा भी खा रहे होंगे, तो जब भी खाएगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बाहरी जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, इसके सफ़ेद वाला जो भाग होता है वो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, तथा जो पीले वाले भाग होता है ना उसमें प्रचुर मात्रा में वसा होती है। ध्यान रखिए अंडा के बारे में। तो अंडा का बाहरी आवरण किससे बना होता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और उसका सफ़ेद भाग होता है उसमें क्या किसकी मात्रा होती है? प्रचुर, तो प्रोटीन की मात्रा होती है। और जो बीच में पीला वाला भाग होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है? प्रचुर मात्रा में वसा होती है। तो इतना याद रखें इसके बारे में। चलिए 10 का हो गया फ्रेंड्स। 11 नंबर सवाल को देखिए, वर्षा मापन यंत्र को कहा जाता है। चलिए वर्षा मापने के लिए यंत्र को क्या कहेंगे? 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसको कहते हैं फ्रेंड्स हाइटोमीटर कहा जाता है। वर्षा मापन यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हाइटोमीटर इसका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और आपका हो गया एक लैक्टोमीटर से पूछा है तो दूध की शुद्धता मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वर्षा मापन यंत्र को कहा जाता है, तो वर्षा मापन यंत्र को यही हाइटोमीटर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल आपका है भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापीय ऊर्जा का 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा भूतापीय ऊर्जा का जो होता है जो आइसलैंड में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ? आइसलैंड में। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग आइसलैंड में होता है। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल, किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? चलिए किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? फंडामेंटल यूनिट। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उससे क्या? मोल होता है। याद रखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई अर्थात फंडामेंटल यूनिट है जो आपका मोल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अपकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? कौन सा कोण होता है? 14 नंबर सवाल, अपकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 90 डिग्री का कोण होता है। 15 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, ए भी बराबर स्थिरांक जहां ए बराबर हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और v बराबर द्रव का वेग होता है, इस समीकरण को क्या कहते हैं? 15 नंबर सवाल को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, गेस कीजिए 15 नंबर सवाल का। तो 15 नंबर सवाल का इसको क्या कहेंगे? निरंतरता क्या समीकरण कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल देखिए आपका है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन क्या होगा जहां r माइनस पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। 16 नंबर सवाल का, तो 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाता है, ठीक है। याद रखिए पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन क्या होगा, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से, जो पृथ्वी के वहां से 2r की ऊंचाई पर, तो 1/4 हो जाता है। 16 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीवी पारा क्या है? नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, वीवी पारा क्या है 17 नंबर सवाल का। तो देखिए वीवी पारा जो होता है सीधे जीव को जन्म देते हैं। वीवी पारा सीधे जीव को जन्म देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य सहित, ठीक है, सभी स्तनपायी है जो वीवी पारा होते हैं। जैसे कि समझ गए फ्रेंड्स, जो वीवी पारा वही होते हैं क्या कहते हैं, सीधे जीव को जन्म देते हैं। तो मनुष्य भी है जो आपका वीवी पारा के अंतर्गत, जितने भी स्तनपायी है कुछ अपवाद को छोड़ करके, मनुष्य सहित कुछ अपवाद को छोड़ करके जितने भी स्तनपायी होते हैं वो सभी वीवी पारा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और सीधे बच्चे जनन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वीवी पैरिटी कहा जाता है, ठीक है। सीधे बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, वीवी पैरिटी कहते हैं। तो वीवी पारा के बारे में समझ गए, सीधे जीव को जन्म देते हैं। 17 का करेक्ट आंसर ए हो गया। अगला है फ्रेंड्स आपका, प्रकाश की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? चलिए, प्रकाश की तीव्रता 18 का, तो देखिए ल्यूसीमीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है फ्रेंड्स। इसको क्या कहते हैं, आपका लक्सीमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो लक्सीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। लक्सीमीटर या ल्यूसीमीटर वही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या होता है फ्रेंड्स, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है ना। बैरोमीटर से क्या होता है, तो आपका वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ल्यूसीमीटर से, तो ल्यूसीमीटर या लक्सीमीटर जो है उससे प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो। 19 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, कितना, 11.25 डायोप्टर आएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त किया जाता है, तो सभी को पता है डायोप्टर है, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है, ठीक है। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल देखिए इसका क्या होगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेविंग हो जाएगा, ठीक है। पेंगुइन। 20 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पेंगुइन हो जाएगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 21 नंबर सवाल है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्न में किसने विकसित किया था? ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किसने किया था, तो ये आपका डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। 21 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत का पहला भूस्थिर प्रयोगात्मक दूरसंचार उपग्रह कौन सा है, भूस्थिर? तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसका नाम क्या है, एप्पल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? फ्लोरीन की तुलना में परमाणु संख्या अधिक किसकी है? 23 नंबर सवाल का फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम का हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स, आपका 11 होता है। द्रव्यमान संख्या इसका कितना होता है, लगभग 23 होता है, ठीक है। तो देखिए आपका ये होगा ना, निम्नलिखित तत्व में किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है, तो आपका सोडियम का कितना 11 होता है ना, तो फ्लोरीन से अधिक हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 24 नंबर सवाल आपका है कतर निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है?
24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। 71 CO2 गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? 25 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को प्रैक्टिस सेट सब तरह का देखना जरूरी होगा। इससे प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलता है फ्रेंड्स, पढ़ने जानकारी तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ने से प्रैक्टिस सेट देखने से क्या होता है कि क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। बुक से प्रैक्टिस सेट करवाने का और करने का यही फायदा है कि आपको कुछ आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह से प्रैक्टिस सेट देखते रहिएगा तो आपको फिर एग्जाम में उतना प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी, आपको पता चलेगा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 25 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी हम लोग ने साइंस का 50 क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।